हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। क्योंकि हमारे प्रयास के प्रति आपका विश्वास ही हमें संबल देकर और बेहतर बनाने की प्रेरणा व ऊर्जा प्रदान करता है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अंसाल 7 क्लास 10 में 2019 बीबी अग्रवाल का। लेकिन इससे पहले ये जान लेना है कि इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको अंसाल 7 के सेट बीबी के दो क्वेश्चन से क्लास क्वेश्चन 1 व क्वेश्चन 2 सॉल्व करवा दिए। किसी भी स्टूडेंट ने उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जैसे हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप लोग वहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 3 सेट 7 बीबी के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे लिख देता हूं हल 3। हल 3 का पढ़िए 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। भाई 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक, हम जानते हैं कि आप 1 से 100 तक की अगर इस तरह से फाइंड करो 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 6, अगर 100 अगर 1 से 100 तक की संख्याओं को आप इस तरह से ऐड करते हैं तब भी आंसर उतना ही आएगा। लेकिन इन संख्याओं को जोड़ने में कम से कम आपको भाई 20 मिनट तो लग ही जाएंगे। वास्तविकता है, वास्तविकता बताते हैं भाई, मानो या ना मानो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड आप लोगों के सामने उभर कर आया है। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा क्लास 10th में, वही मेथड यहां पर भी पढ़ाया जाएगा। तो देखिए आपको एक वो आपका जो मेथड है, अगर आपको n पद दिए गए हों और संख्याएं भी n दी गई हों, उनका योगफल पूछा गया हो, तो इसका फार्मूला होता है SN बराबर n/2 a प्लस l। जहां आपका l जो है वो अंतिम पद है, a आपका प्रथम पद है, n जो है वो नंबर यानी कि नंबर ऑफ संख्याएं, जो संख्याएं दी गई हैं उनके नंबर हैं, क्रम है कि कितनी संख्याएं हैं। संख्याओं की संख्या है, यहां पर लिख देना है कि n बराबर नंबर, n जो है संख्याओं की संख्या कि कितनी संख्याओं की कितनी संख्या है भाई। तो मेरे भाई अगर ये 3 चीजें आपकी दे रखी हो क्वेश्चन में तभी आप योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको l दिया गया है, a दिया गया है, तो आप n फाइंड कर सकते हो। और n फाइंड करने का जो आपका फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहां पर भाई आपको लेकिन n फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने आपको n दे रखे हैं यानी कि संख्याओं की संख्या 100 दे रखी है भाई 1 से 100 तक का, और उसने अंतिम पद an भी आपको 100 दे दिया है। लेकिन इसका जो फार्मूला a प्लस l होता है, इसका रियल फार्मूला अगर आपको n ज्ञात नहीं दिया होता है तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। लेकिन भाई यहां पर n/2 जो 2a है, यहां पर एक a होता है और एक जो a होता है वो a बराबर an जो होता है an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसके बराबर होता है। इसीलिए यहां पर या तो अंतिम पद को अगर l से लिखते हैं तो ये फार्मूला होता है, अगर अंतिम पद को an से आप कहो कि अंतिम पद an बराबर आपका 100 है, आपको दे रखा है 1 से 100 तक का, तो a प्लस an भी लिख सकते हो भाई। अगर अंतिम पद को tn से डिनोट किया, आपने tn बराबर 100 कहा, तो n/2 a प्लस tn भी लिख सकते हैं भाई, जैसी आपकी इच्छा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या लेंगे और क्या नहीं लेंगे। लेकिन यदि आपको 1 से 100 तक के नंबर दिए गए हों, योगफल पूछा गया हो, तो इस प्रकार के प्रश्न में जब आपको प्रथम पद और सार्वधातुक डी भी दे रखा है भाई, अगर आपके 1 से 100 तक के नंबर हैं तो पहली बात तो यह है कि आपको 1
2 3 4 डॉट डॉट 97 98 99 और 100 ये नंबर आपको दे रखे हैं। यदि आपको इसका सार्वधातुक को हमेशा डी से लिखते हैं भाई, अगर सार्वधातुक इसका सेम हो, सार्वधातुक का मीन से किन्हीं दो संख्याओं का अंतर अगर सेम है, यहां पर देखिए पहली दूसरी संख्या 2 है, पहली संख्या 1 है, घटाया 1 आया। देखिए 4 है, 4 से 3 घटाया 1 आया, अंतर सेम आ रहा है। यहां पर देखिए 99 है, 99 से 98 घटाया, अंतर क्या आया? 1 आया। सार्वधातुक हर जगह सेम मिलेगा मेरे भाई, 100% वादे के साथ कहता हूं। अगर वो आपको सीरीज दी गई है, अनुक्रम, सभी अनुक्रम श्रेणी होते हैं लेकिन सभी श्रेणियां अनुक्रम नहीं होती हैं। कहने का मतलब है मेरे भाई, इसका मतलब यह है कि सीरीज आपको बहुत सीधी होंगी, श्रेणी कोई भी हो सकती है, उसका सार्वधातुक सेम हो ना हो श्रेणी होगी, लेकिन सभी अनुक्रम श्रेणी होते हैं लेकिन सभी श्रेणियां अनुक्रम नहीं होती। अनुक्रम का मीन्स है कि उनमें अंतर समान नहीं होगा मेरे भाई। ये आपको श्रेणी दी गई है, इसमें अंतर सार्वधातुक डी आपको दे रखा है। देखिए सार्वधातुक डी बराबर आपको 1 दे रखा है, तो ये आपकी क्या है? श्रेणी है भाई। सभी अनुक्रम श्रेणी होते हैं लेकिन सभी श्रेणी अनुक्रम नहीं होती है मेरे भाई। यही बताना चाहता था आपको। एन पदों का योगफल एन बराबर n/2 a प्लस यल। मैंने बताया था कि अंतिम पद को आप अगर यल बराबर आपको 100 दे रखा है, अंतिम पद 100 कह रहा है कि 100 तक, और आपको एन भी दे रखा है, एन भी 100 है। एन का मतलब होता है मेरे भाई कि कितनी संख्याएं हैं। मैंने आपको बताया था कि एन को ज्ञात करने के लिए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से लिखते हैं। अगर आप चाहो एल से लिखो तो एल बराबर भी a प्लस n-1, क्योंकि अंतिम पद कितना है? 100 है। यहां पर लिख सकते हैं एन बराबर भी 100 लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसका एन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन एन आपको दिया गया है तो यहां पर आपको देखिए एन पदों का योगफल ज्ञात करना, एन 100 है अपॉन 2। ए प्रथम पद आपको 1 दे रखा है भाई। प्रथम पद को मैंने आपको बताया था ए से लिखते हैं तो लिख देना है प्रथम पद ए बराबर 1, तो 1 प्लस यल, अंतिम पद यल है आपको दे रखा है 100 है। तो इस तरह से आप लोग देखिए इसे कैंसिल कर दिया, 50 आया, ये आपका 101 आया। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 50 एकन 50 यानी कि 5050 भाई योगफल आएगा। 100% मैंने आपको बताया कि यदि आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 डॉट डॉट अगर इस तरह से अगर 100 तक के अंक ऐड करें और उन्हें जोड़ दें तो 5050 वादे के साथ कहता हूं भाई निकल के आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था उसमें बहुत समय लगेगा, कहा था आध घंटे से कम नहीं लगेगा, 10 मिनट से, आध घंटा नहीं तो 10 मिनट से कम नहीं लगेगा। लेकिन ये ऐसा आपका फार्मूला है, इसीलिए इसका विकास हुआ और कहा अगर बच्चे चाहें तो 1 से 100 तक के अंक इस तरह से जोड़ सकते हैं इस फार्मूले को लगा करके। तो भाई आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट कर सकते हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। आप लोग पढ़िए, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। गर्दा उड़ेगा भाई, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का गर्दा उड़ेगा, 1 बाय 1 उड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका है खा। इसका तो खेल खत्म हो गया भाई, इसका खत्म करना 100% करेंगे, कम समय में हीरो बनाएंगे, 70 में 70 दिलवाएंगे। यहां पर उतने ही होने चाहिए जितने यहां पर हैं, जितने यहां पर हैं यहां पर उतने ही होने चाहिए, क्योंकि हमेशा इसी उद्देश्य से बच्चों को मैं पढ़ाता हूं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, बच्चे बचपन में ही अपना सपना बनाते हैं कि मैथ लेंगे हाई स्कूल में और 70 में 70 लाएंगे भाई, 70 में 70 आपको दिलवाएंगे। अनसाल्ड पढ़ाते हैं भाई, किसी के बच का खेल नहीं है कि अनसाल्ड के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाए भाई। क्वेश्चन नंबर खा देखिए आप, यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का खा। कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि 987 बटे 10,550 10 का दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत आवर्ती होगा। अपने कारण उत्तर के लिए कारण दीजिए, ये कह रहा है। देंगे भाई देंगे, आपको देखिए दे रखा है 987 बटे 10,500। मेरे भाई अगर मैं आपको बता दें कि जिसका हर
हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा, तो भाई आपकी शांत आवर्ती होगी, शांत आवर्ती होगी। और जिसका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत, अशांत आवर्ती। तो मेरे भाई ये आपको ध्यान रखना है कि इसका हर बनाना है। अगर हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का आ जाए तो वह आपकी शांत आवर्ती होगी, और यदि इसके रूप का नहीं आता है तो वह अशांत आवर्ती होगा। तो आपको देखना है क्या इसका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा भाई, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे 10,500 के। तो भाई करिए, गुणनखंड करना आपको आता होगा, अगर नहीं आता है वो भी बताएंगे, 0 से लेकर के चलेंगे आसमान तक पहुंचाएंगे भाई। दो देखिए, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 है तो 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से काट दीजिए, पचम 25, बचा 1, 5 दूनी 10, बचे 2, पचम 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकन 5, 0 पचम 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 एकन 5। अब आपका ये 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, 7 एकन 7। इसके जो गुणनखंड आए भाई, 2 की पावर 2 है, 5 घात 3 है, यहां पे लिख देना है बराबर 987 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 3 और 3 की घात है 1 और 7 की घात भी है आपकी 1। तो देखना यह है क्या इसका हर 2 की पावर n इंटू 5 पावर n के रूप का है। हाँ भाई, इसमें 2 की पावर n और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n बिलोंग कर रहा है भाई। 2 की पावर n है, 5 पावर m भी है, लेकिन इसके अलावा में क्या है, 3 और 7 बैठा है। मैंने बताया था कि जिसका हर 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का ही हो, इस रूप का ही होना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं होना चाहिए भाई। अगर ये अदरवाइज है तो ये आपका नहीं होगा, शांत आवर्ती नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है ये आपका अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती। और वो कह रहा है कि अगर ये अशांत आवर्ती है तो कारण सहित अपने उत्तर का कारण दीजिए, या अपने कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, तो हम आपको बताएंगे। आपको लिखना है अतः 987 बटे 10,500 का हर 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः इसलिए यहां पे लिखना है कि इसलिए यह अशांत आवर्ती है। अगर आपको समझ में आया हो तो भाई लाइक तो बनती है, ठोक देना है लाइक, और कमेंट लिखनी है कमेंट में कि जय महाकाल, ऐसा बुलाओ काल जो लगाए पेपर के सारे सवाल 100% सारे सवाल लगाएंगे, गर्दा उड़ेगा, 100% उड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर गा का भी गर्दा उड़ेगा। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन लगा तो सब लेते हैं मेरे भाई, लेकिन जो समझ कर लगाता है वही मंजिलों को पाता है। आपको मंजिल पानी है ना, तो क्वेश्चन समझ करके ही लगाना है। तीसरे का गा देखिए भाई, तीसरे का गा कहता है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है। तो देखिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह निकालोगे। यहां पर आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, तो लिख देना है वर्ग अंतराल। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60। ये भाई आपको वर्ग अंतराल दे रखा है। आपको बारंबारता भी दे रखी है, बारंबारता यहां पे लिखनी है, बारंबारता आपको दे रखी है। यहां पे देख लीजिए 8, इसके 0 से 10 8 है, 0 10 के सामने वाली देखना है आपको, 10 से 20 12 है, 10 है, 11 है और 50 से 8 12 10
11, इसके सामने इसके सामने इसके सामने इसके सामने 8, 12, 10, 11, 9, 40 से 85 आपको वर्ग अंतराल दिए गए, एक ज्यादा लिख लिया था भाई। 8, 12, 10, 11, 9 ये आपको बारंबारता दे रखी है भाई। समांतर माध्य पूछा गया है। समांतर माध्य, समांतर माध्य का पहले तो फार्मूला देखिए। समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य को यक्स बार से भी लिखते हैं, इसे यक्स बार पढ़ते हैं, और इसका दूसरा नाम है कि यक्स दंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यक्स दंड। यक्स दंड पढ़ो या यक्स बार पढ़ो, बात एक ही है। तो यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब भाई आप कहोगे मैंने आपको बताया था आपका जो सिग्मा है ये एक यूनानी वर्ड है, यूनानी अक्षर है जिसे बड़ा सिग्मा बोलते हैं। इसका अर्थ होता है संख्याओं को जोड़ना। तो देखना आपको यह है कि बारंबार समांतर माध्य ज्ञात करना है, इसके लिए एफ एक्स की जरूरत है। लेकिन एफ आपको ये बारंबारता दी गई है, ये आपका एक्स वर्ग अंतराल है, लेकिन आप 0 से 10 में 8 का गुणा नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए आपको एक चीज ज्ञात करनी पड़ेगी कि इसका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कहने का मतलब है कि 0 से 10 के बीच का जो मध्य बिंदु होगा वो कितना होगा। मध्य बिंदु निकालने के लिए आप इसका बड़ा पद 10 है और छोटा पद 0 है, पहले बड़ा पद प्लस छोटा पद बटे 2, बड़ा पद जोड़िए छोटा पद जोड़िए अपान में 2 करिए, तो देखिए ये 10 बटे 2 आएगा, 2 पंचे 10, ये 5 आएगा भाई इसका मध्य बिंदु। तो यहां पे लिख देना है 5। प्रोसेस यही करनी है, लेकिन आपको देखना है आपको वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, 10 का अंतर दे रखा है। वर्ग अंतराल किस तरह से फाइंड करोगे? उच्च वर्ग सीमा आपकी 10 है, निम्न वर्ग सीमा 0 है। 10 से 0 घटाएंगे तो भाई जब 10 से मैंने 0 घटाया 10 बचा, यही आपका वर्ग अंतराल। अगला देखिए उच्च वर्ग सीमा 20 है, निम्न वर्ग सीमा 10 है, 20 से 10 गया 10 आया। तो भाई इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसका वर्ग अंतराल ज्ञात कर सकते हो। वर्ग अंतराल आपको कितना दे रखा है, 10 आता है। 10 से 0 घटाया तब भी 10 आया, 20 से 10 घटाया तब भी 10 आया। इट मीन से हो गया कहीं पर के 2 पद आप वर्ग अंतराल के घटा करके देख लीजिए, अगर वर्ग अंतराल सेम आ रहा है तो समझ लीजिए वही वर्ग अंतराल है। तो यहां पर आपका वर्ग अंतराल 10 आया, तो मैंने क्या किया कि जो पहला मध्य बिंदु 5 आया इसमें 10 जोड़ते चले गए, 10 और 5 15, इसमें 10 जोड़ दिया क्योंकि वर्ग अंतराल जोड़ देंगे 15 प्लस 10 25 प्लस 10 35 प्लस 10 45। अब आपको एक सीधी बात है कि क्या करना पड़ेगा भाई, ये तो मध्य बिंदु है आपका, मैंने आपको बताया था कि ये आपका मध्य बिंदु है। अब आपको एफ एक्स ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले में देखिए भाई एफ एक्स दिया गया है। एफ एक्स किस तरह से फाइंड करोगे? एफ ये आपका एक्स है, मध्य बिंदु है, क्योंकि एक्स से ही फाइंड किया था, वर्ग अंतराल ही है ये, लेकिन ये शुद्ध रूप है भाई। एफ आपकी बारंबारता ये दी गई है, तो इसके सामने इसका गुणा करिए, इसके सामने इसका करिए, इसके सामने इसका, इन सारे नंबर्स का गुणा करिए। तो देखिए 8 पंच 40 आ गया, 15 का गुणा 12 में करेंगे, 15 दूनी 30, 15 एकन 15 और 3 18। 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे 25 में, तो भाई आप जानते होंगे कि 25 ढाई 250 होते हैं। 11 का 35 में करेंगे, 11 पंजे 55, 11 3 33 और 5 38। यहां पर 9 का गुणा 45 में करेंगे, 9 पना 45, 9 चौक 36 और 4 40, 405 आया। अब भाई सिग्मा एफ एक्स मैंने आपको बताया था कि सिग्मा का जो मतलब होता है पदों का जोड़ना होता है, तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स जो कि एक यूनानी अक्षर है, मैंने ये भी बताया था आपको। तो अगर मालूम है अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो सीख लीजिए कि सिग्मा एक यूनानी अक्षर है, बड़ा सिग्मा जिसे बोलते हैं, जिसका अर्थ पदों को जोड़ना होता है। तो भाई सिग्मा लगा दिया, अब ये तो मालूम हो गया होगा कि इसका ये कहते ही है कि मुझे पदों को जोड़िए। तो देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 और 5 और 5 10, हासिल 1 आया। यहां पर 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 8 17, 8 25,
25 में 0 जोड़ेंगे 25 ही रहेगा और एक हासिल वाला 26, हासिल अब की 2 आ गया भाई आपका। यहाँ पर 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, आपका जो निकल के आया है इसका योग 1260 आया है। यहां से आपको जो बारंबारता दी गई है इसे जोड़ते हैं तो इसे सिग्मा एफ कहते हैं। क्यों कहते हैं आप कहोगे इसे एफ एक्स का, इसे एफ क्यों का? क्योंकि भाई एफ एक्स पदों का योगफल है, एफ एक्स पद दिए गए इनका गुणा करके एफ एक्स निकाला गया, इसीलिए सिग्मा एफ एक्स कहा। इसे ये सिर्फ ओनली एफ है, क्या है? केवल एफ, तो इसीलिए इसे एफ कहते हैं। तो देखिए एफ, इसे जोड़िए 8 2 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20, 2 हासिल आया 3, 1 2 3 और हासिल वाला 2 5 आया। मैंने आपको समांतर माध्य का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यहां पे सामने लिखना है कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। यहां पर आपको एक्स बार समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य एक्स बार बराबर 1260 बटे 50, 50 5 से 5 कैंसिल हो गया भाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहां पर 126 बटे 5 आया, तो 5 का इसमें भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 25 और 5 दूनी 10। कहने का मीन्स है कि जो समांतर माध्य निकल के आया है वो 25.2, यही आपका आंसर हो गया। करेक्ट आंसर यहां पे लिख देना है कि समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य एक्स बार बराबर 25.2, भाई यही करेक्ट आंसर है, लिख लेना, कॉपी में नोट कर लेना भाई। तो इसी के साथ आपको, लेकिन अब आपको यह बताएंगे कि जो समांतर माध्य आपने निकाला है ये आपका 25.2 निकल के आया है। कहने का मीन्स है कि 25.2 कहां पर मिलेगा आपको? इस श्रेणी में 30 20 50 40 30 70, यानी कि 30 20 जो 50 आपने जोड़ा, 2 का भाग दिया 25 आया, और 25.2 वो 25 के समथिंग ही है। कहने का मीन्स है अगर आप डायरेक्ट निकालोगे ना तो भाई यहां पर कितने पद दिए गए? 1 2 3 4 5, माध्य का मतलब होता है बीच का पद, तो यहां पर देखिए इसके बीच का पद 2 ऊपर छोड़ दीजिए, 2 नीचे छोड़ दीजिए, तीसरा पद ये आया है, इसको आप जोड़ दीजिए 20 और 30, और इसका मध्य पद निकालने के लिए 2 का भाग देंगे मेरे भाई, 30 20 50 बटे 2, तो देखिए ये 25 आया, अप्रॉक्सीमेट 25.2 के लगभग बराबर ही है। लेकिन शुद्ध वैल्यू निकालने के लिए इस समांतर माध्य के फार्मूले का यूज करते हैं। अगर आपको ऑप्शन दिए गए हों, कहीं पर भी किसी कंपटीशन की तैयारी करो, कहीं पर भी जाओ, तो वहां पर इसी तरह से मध्यपन लेना, जोड़ देना, 2 का डिवाइड देना, और आंसर शीट आपकी 4G ट्रिक से, 4G ट्रिक से आपकी कितनी आएगी? 4G ट्रिक से आपकी आई है 25। कुल मिला के इसी के अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू दी गई हो उसी में टिक ठोंक देना है और आंसर आपका 100% क्लियर जाएगा। तो देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है घा, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी। भाई क्वेश्चन नंबर घा की है बारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी। क्वेश्चन नंबर घा की है बारी, बचानी है इसमें लगी हुई बीमारी। भाई इसमें बीमारी लगी है, बचाओ इसे। वो कहता है कि आंसर दो भाई, आंसर दो, आंसर दो। तो बीमारी बचाएंगे, जरूर बचाएंगे। क्वेश्चन नंबर पढ़िए भाई, अगला घा पढ़िए, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है आपको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले घा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ वृत्तखंड और लघु, पहले तो आप ये जान लो कि दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड क्या होते हैं। हम आपको बताएंगे, जैसे आपका ये कोई एक सर्किल है, सर्किल का ये केंद्र है जिसे मैंने पॉइंट नाम दे दिया कि सर्किल वृत्त होता है, 100% उसका केंद्र होता है। ये बात आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, इसलिए भाई हम भी जान गए। तो यहां पर इसका जो केंद्र O है,
यहां से इसका जो त्रिज्यखंड होगा वो एक लाइट का शेप होगा। लाइट आपने टॉर्च देखी होगी, टॉर्च से जैसे ही हम फोकस टॉर्च का जैसे हम टॉर्च को जलाते हैं उसमें जो फोकस निकलता है वही आपका सेक्टर होता है, त्रिज्यखंड होता है। तो भाई इसे आप कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। लघु मीन्स छोटा, लघु त्रिज्यखंड हो गया। और जो टॉर्च से जो प्रकाश निकलता है भाई इसी के आकार का होता है। जहां से निकलता है वहां पर तो उसका जो होल होता है वो छोटा होता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश आगे बढ़ता जाता है होल बढ़ता चला जाता है। भाई इसी प्रकार का ये त्रिज्यखंड है। आगे तक जाएगा तो इसका होल आगे का ये बढ़ता चला जाएगा, इस प्रकार फैलता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और इसका जो अदर पॉइंट है ये वाला, ये आपका है दीर्घ त्रिज्यखंड। ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। हम आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं भाई, लेकिन पूछा दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड पूछा गया है, वो भी आपको बता। अब आप कहोगे कि सर ने लघु वृत्तखंड बता दिया, वृत्तखंड बताया ही नहीं, त्रिज्यखंड बताया, वृत्तखंड भी बताएंगे भाई। यहां पर आपका जो लघु त्रिज्यखंड है, अगर यहां से इस दो पॉइंट को मिला दें भाई, ये तो वृत्त की जीवा हो गई, ये भी जो कि आपको दे रखा है। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या भाई आपकी ये भी है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है भाई। यहां से यहां तक ये वृत्त की जीवा है, ये भी आपको भाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ना। ये भी कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या तो 10 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। ओए वृत्त की जीवा ए बी के केंद्र पर समकोण बनाती है। यहां पर जो आपका ये केंद्र है, ये जो त्रिज्यखंड बनता है, ये यहां पर समकोण बनाती है। कहने का मीन्स है कि 90 डिग्री का ये एंगल है। दीर्घ वृत्तखंड ये आपका लघु त्रिज्यखंड है। और मैं आपको बता दें, दूसरे सर्किल से समझिए आप भाई, यहां पर आपका ये केंद्र है, ये आपका त्रिज्यखंड है। अगर इस रेखा को ये मिला दें तो ये, अगर इसे मैंने नाम O दे दिया, ये A है और ये B है। इसे अगर पॉइंट P दे दें और इसे कोई पॉइंट मान लिया मैंने Q दे दिया, तो आपका जो APB ये वाला भाग जो है, जहां पर देखिए हम जिसे ढक दे रहा हूं, छायांकित कर रहा हूं, ये आपका लघु वृत्तखंड है। क्या है? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। और यहां पर जो इसका ये ऊपरी भाग है, ये वाला देखिए भाई, ये, लेकिन भाई इसका जो दीर्घ वृत्तखंड होगा उसमें ये आपका जो त्रिभुज है ये भी सम्मिलित होगा, त्रिभुज भी लिया जाएगा। ओनली APB जो खड़ा मैंने छायांकित किया है, ये आपका लघु वृत्तखंड होगा। APB यहां से यहां तक ये वाला भाग ये लघु वृत्तखंड होगा। और जितना ये त्रिभुज सहित जो बिछा हुआ कॉलम में मैंने छायांकित किया हुआ है, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है। क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। लेकिन अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, हम आपको बताएंगे किस तरह से क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। देखिए जो आपका ये पूरा बड़ा हुआ जो दीर्घ वृत्तखंड है, ये वाला भाई, मैंने त्रिज्यखंड इसलिए बताया कि त्रिज्यखंड आप नहीं जानते होगे तो भाई वृत्तखंड नहीं निकाल पाओगे, वादे के साथ कहता हूं। तो देखना यह है कि आपको क्वेश्चन में दीर्घ वृत्तखंड कह रहा है और लघु वृत्तखंड कह रहा है। देखिए भाई, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। तो पहले बात करें, अगर हम दीर्घ वृत्तखंड की बात करते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, तो भाई यहां पर देखिए आप, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर इसके क्षेत्रफल की भाई बात करें तो आपको देखना होगा कि जो दीर्घ वृत्तखंड है इसमें त्रिभुज भी सम्मिलित हो जाता है। जो दीर्घ वृत्तखंड भाई देखिए यहां से यहां तक, और ये खाली जो लघु वृत्तखंड है यही रह जाता है। लेकिन भाई इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको त्रिज्यखंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से अगर हम ये माइनस कर दें क्या, लघु वृत्तखंड, तो आप 100% ये फाइंड कर पाएंगे दीर्घ वृत्तखंड।
तो पहले आपको लघु वृत्तखंड इट मींस ज्ञात करना होगा। किस तरह से ज्ञात करोगे हम आपको बताएंगे। तो यहां पर ये तो आपको फाइंड ही करना है नंबर 1, और नंबर 2 आपकी जो स्टेप है वो ये है लघु वृत्तखंड। स्टेप बाय समझाएंगे आपको, फिर कहना एक एक चीज निकलवाएंगे। पहले हम लघु वृत्तखंड निकालेंगे, इसलिए क्योंकि अगर लघु वृत्तखंड हम निकाल लेंगे तो त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उससे देखिए भाई ये क्या है, सॉरी ये आपका सर्किल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और सर्किल के क्षेत्रफल आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है, और इससे ये आपका जो लघु वृत्तखंड है ये माइनस कर देंगे, तो भाई इतना पार्ट निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो पहले हम ये कह रहा हूं आपसे, पहले आप लघु वृत्तखंड निकालिए। तो देखिए यहां पर लिखना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए भाई जो लघु वृत्तखंड है ये आपका त्रिज्यखंड है। ये यहां से समझो, त्रिज्यखंड यहां से समझो, इस वाले फिगर ऊपर वाले फिगर से ये आपका त्रिज्यखंड है। ये टार्च की फोकस है, तो इसका पहले क्षेत्रफल आपको लिखना है कि त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या है, ये आपका ए बी है, ये पी है। त्रिज्यखंड क्या है, ओ ए पी बी ओ का क्षेत्रफल, यही तो है भाई त्रिज्यखंड, ओ ए पी बी ओ का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, ओ ए पी बी ओ माइनस ये आपका जो नीचे वाला मैंने आपको बताया था ये लघु वृत्तखंड है ना, और तुम्हें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो जो आपने ये आपका पूरा क्या है त्रिज्यखंड है, और ये आपका क्या है त्रिभुज है, तो यहां पे माइनस कर देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्या है आपका ओ ए बी ओ, ओ ए, देखिए यही तो है ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। अगर ये क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो भाई आपका यही नीचे वाला निकल आएगा एपीबी। तो यहां पे लिखना है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल एपीबी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पे लेके चलेंगे एपीबी बराबर ओ ए बी पी ओ का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है मैंने आपको बताया है कि ये यहां पर कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, समकोण बनाता है। हम नहीं कहता हूं भाई, क्वेश्चन कहता है समकोण। अब मालूम है आपको कि समकोण 90 डिग्री का ही होता है, तो इसीलिए इसका जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है भाई। माइनस आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, ये आपका समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं, जीवा भी 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर है। जब तीनों भुजाएं समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार, आधार आपका कितना है ए बी, गुणा ऊंचाई। भाई अगर यहां से हम इस पर लंब डाल दें तो इसे अगर पॉइंट हम डी दे दें, क्या दे दें डी, तो ये आपका क्या हो जाएगा गुणा ओडी। ओडी क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई। तो यहां पर आपको ऊंचाई फाइंड करनी होगी, उसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। लेकिन मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऐसा फार्मूला देंगे कि जिसे आप रखते ही मान फाइंड कर सकते हो। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा डाल दीजिए। आर आपको दी है 10 सेंटीमीटर, थीटा भी 90 डिग्री दिया गया है, त्रिभुज का दिया गया है ना। अगर एंगल त्रिभुज में एंगल दिया हो तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगाना है, और अगर एंगल नहीं दिया है तो 1/2 ए बी गुणा ओडी लगाना है। तो मैं आपको यही बताऊंगा भाई, आपको एंगल दिया गया है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठोंगिए। क्यों ठोंगिए, क्योंकि भाई निकालने में आसानी होगी। मैं आपको बताऊंगा भाई, तोड़ है तोड़। अगर थीटा दिया गया हो त्रिभुज का,
एंगल दिया गया हो तो भाई 1/2 r² sin थीटा लगाना है, और अगर एंगल नहीं दिया गया है तो ऊंचाई फाइंड करके पाइथागोरस प्रमेय लगा करके वहां से उसका क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। लेकिन मुझे एंगल दिया गया है 90 डिग्री है भाई, तो यहां पर देखो ये लिखेंगे 1/2 r² sin थीटा। अब भाई इसमें सारी वैल्यूज आप पुट कर दो, रख दो, 100% आंसर उगल देगा। जैसे नहीं आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि भाई इसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया तो क्या करते हैं कि दवा पिलाते हैं, जहर उगल देता है। ये भी जहरीला कीड़ा ही है, इसे ऐसी दवा पिलाएंगे उगल देगा जहर, जहर उगलवाएंगे, 100% उगलवाएंगे भाई। यहां पर आपको थीटा 90 डिग्री दे रखा है, देखिए 90 डिग्री है, रख दिया आपने, बटे 360 डिग्री इंटू पाई r²। देखिए भाई आपको एक बात और मैं बताऊंगा, यहां पर आपको जो कॉमन मिले भाई तुरंत ले लीजिए, क्योंकि कॉमन लेने से आपकी जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाएगी। r² यहां पर कॉमन मिल रहा है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, r² बाहर ले लो भाई, बाहर ले लो। जैसे ही r² बाहर लिया, ये आपका थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा आपको 90 डिग्री दे रखा है बटे 360 डिग्री इंटू पाई है भाई, पाई लिख दीजिए, माइनस का 1/2 है लिख दीजिए, साइन है, r² कॉमन ले लिया है, थीटा 90 डिग्री दे रखा है, रख दिया मैंने, यहां पे रख दिया ना। अब देखिए r का मान आपको भाई 10 दे रखा है, r² है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां से 0 0 कैंसिल, 9 चौकू 36, तो यहां पर आपका 1/4 आएगा, माइनस 1/4 पाई है, पाई लिख लो भाई, पाई, पाई का 1 में गुणा करेंगे भाई तो पाई आएगा, तो 1 ना लिखो, पाई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पाई/4, पाई बटे 4 माइनस का 1/2 भाई। साइन 90 डिग्री का मान आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, नोट कर लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट इसलिए लगता हूं कि याद रखिए, इस चीज को याद रखनी है भाई। तो यहां पर आपको 1 लिखना है, लिख दिया ना। यहां पर 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100% होगा। यहां पर ये आपका पाई/4 माइनस का 1/2 है, पाई बटे 4 माइनस का 1/2 है भाई। जगह नहीं रही है, मैं रफ करूंगा, तो आई होप आप लोगों को समझ में आता ही होगा। नोट करते रहिए भाई, अगर नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यार ये खून उठाना लगाना खून में नहीं है, उठाना लगाना खून में नहीं है। क्वेश्चन समझाए, जब तक समझा नहीं देंगे भाई, यहां समझ में नहीं आया समझ लीजिए कहीं समझ में नहीं आएगा। तो देखिए आपका जो APB जो था, क्या था आपका त्रिज्यखंड APB था, इसका क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। तो APB का क्षेत्रफल यहां पे लिखना है, का क्षेत्रफल बराबर क्या है 100, कहने का मतलब 100। पाई का मान है 3.14, रख दीजिए 3.14। आपको क्वेश्चन में भी भाई दिया गया है, देखिए ये दे रखा है पाई बराबर 3.14 दे रखा है, तो रख दिया, अपॉन 4 कर दिया, माइनस का 1/2 लिख दिया है ना। अगर आप चाहो तो 100 का अंदर गुणा कर दोगे तो भाई देखिए 3.14। हम आपको एक डायरेक्ट ट्रिक देते हैं गुणा करने की। अगर आपको कहीं भी दशमलव लगा मिल जाए, 100 का गुणा करेंगे भाई, 1 2 अंक पीछे दशमलव आ जाएगा, 100%। गुणा करने में दशमलव राइट हैंड भागता है भाई, राइट हैंड मतलब दाएं पक्ष, दायां पक्ष में भागता है, तो ये इधर भागेगा। लेकिन कितने अंक, जितने 0 होंगे, तो देखिए 314 यहां पे आ जाएगा। लेकिन दशमलव के बाद 0 कोई नंबर नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, 314 ही लिखा। तो यहां पे अंदर अगर गुणा कर देंगे भाई, तो गुणा यहाँ पे 100 हो जाएगा, लेकिन लिख दे रहा हूं इसलिए कि बच्चे हैं, समझते नहीं है भाई, इंटू 100। तो यहां पर देखिए ये 314 आ जाएगा। कैसे आएगा मैंने आपको बताया है, 2 से काट देंगे 50 आएगा भाई, 50 आया। दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे 4 का भाग देंगे तो 4 सते 28 और 3 31 और 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 पंचे 20। कहने का मतलब है कि 78.5 माइनस का 50 आया।
78, ये आपका चल क्या रहा है, ए पी बी का क्षेत्रफल, कहने का मतलब है जो वृत्तखंड था, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड आपका ए पी बी ही है भाई। यहां पे देखिए जो मैंने खड़े खड़े कॉलम से जिन्हें छायांकित किया है, खड़े खड़े डंडों से, वो आपका एपीबी है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो यहां पर जब आप इसे माइनस कर दोगे तो देखिए 78, 78.5 से 50 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 0.5.8 और 2, 28.50। तो यहां पे आपको लिख देना है कि लघु वृत्तखंड, लिखना है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड एपीबी का क्षेत्रफल बराबर 28.50। माइनस किया ना, ये 28.50 निकल के आया। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर सर्किल के क्षेत्रफल से अगर ये माइनस कर दें, क्योंकि पीछे पीछे डंडों से मैंने दीर्घ वृत्त को डिनोट किया था, तो भाई यहां पे इसमें त्रिभुज भी आता है, त्रिभुज भी आता है। इसलिए मैंने लघु वृत्तखंड का पहले क्षेत्रफल फाइंड किया कि जो सर्किल का क्षेत्रफल होता है उसमें से इसको माइनस कर देंगे। देखिए ये 28.5 निकल के आया है। अब आगे देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहां पर लिखना है, यहां पर लिखा हुआ है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर मैंने इसे पॉइंट P दिया था, इसे Q दिया था, तो दीर्घ वृत्तखंड ए क्यू बी और ए का क्षेत्रफल, तो लिखना है दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड ए क्यू बी, ए का क्षेत्रफल बराबर क्या होएगा, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। भाई अगर हम पूरा वृत्त ले लें, आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये पूरा सर्किल ही तो है ये। अब वृत्त का क्षेत्रफल में जो पाई में अगर आर स्क्वायर का गुणा कर दें, त्रिज्या के वर्ग का गुणा कर दें, तो आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस लघु, भाई ये अगर हम पूरे सर्किल से लघु वृत्तखंड माइनस कर दें तो आपका दीर्घ वृत्तखंड होगा। हिंदी भाषा में समझो कि अगर पूरे सर्किल से लघु वृत्तखंड को माइनस करें तो दीर्घ वृत्तखंड होगा, और दीर्घ वृत्तखंड आपका पूरा सर्किल का क्षेत्रफल जो होगा उसमें आपका जो ये क्षेत्रफल आया था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लिख देना है कि लघु वृत्तखंड एपीबी का क्षेत्रफल। जब मैंने इसको माइनस कर दिया भाई, तो अब आपको देखना क्या है, देखना है पाई आपका कितना है, 3.14 दे रखा है, आर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है, आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये मैंने अभी फाइंड किया था 28.50 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की विमा होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहां पर मैंने आपको अभी 3.14 में 100 का गुणा करके दिखाया था कि ये डायरेक्ट गुणा करने की एक ट्रिक होती है कि इसमें गुणा करेंगे, दशमलव इधर भागेगा, गुणा करने पर इधर भागता है, भाग करने पर इधर भागता है। 0 गिना 1 2 0 हैं तो 2 अंक इसे इधर दशमलव भेज दिया, तो देखिए 1 2 तो 314 दशमलव हो जाएगा। 0 लिख दिया मैंने, दशमलव के बाद कोई पॉइंट नहीं, 0 लिख दिया, लेकिन इसका कोई मीन्स नहीं रहेगा, कोई अर्थ नहीं रहेगा, इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। माइनस का 28.50। अब देखिए 314 में से 314 माइनस 314 से 28.314.00 और 28.50 माइनस करना है भाई। यहां पर मैंने 0 इसलिए बढ़ा लिया, यहां पर भी बढ़ा लिया, क्योंकि नंबर बराबर करने के लिए कि भाई जैसे 314 थे, मैंने लिखा 314, लेकिन 28.5 हमें घटाना है ना 50, तो मैंने दशमलव लगाया, इसके सामने भी 2 0 कर लिए, क्योंकि 0 बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं, सेम रहती है बात, ठीक है। तो माइनस करना, यहां पे एक 0 बढ़ा लिया इसलिए क्योंकि 0 का कोई मीन्स ही नहीं होता है भाई, किसी में 0 जोड़ो चाहे 0 को घटाओ भाई कोई दिक्कत नहीं, ये भी 3 रहेगा, ये भी 3 रहेगा। तो यहाँ पे 0 से 0 गया, 0 आया, यहाँ पे 10, यहां से 2.5 ली, 10 में से 5 गया 5, दशमलव 13 में से 8 गए, 8 5 13,
10 में से 2 गया 8, 2। तो जो वृत्तखंड का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आया है 285.50 cm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी विमा अगर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर में आएगा। अगर मीटर में त्रिज्या दी होती तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आता, और अगर जिसमें भी दी जाए डेसीमीटर में दी होती तो डेसीमीटर में आता। तो यहां पे आपको लिखना है कि दीर्घ वृत्तखंड ए क्यू बी ए का क्षेत्रफल बराबर कितना निकल के आया था भाई, 285.50 cm स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन नए जोश और नए शोर के साथ। मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमें मालूम है हमारे प्रयास के प्रति आपका विश्वास ही हमें संबल देकर और बेहतर बनाने की प्रेरणा व ऊर्जा प्रदान करेगा भाई, इसीलिए विश्वास है। तो मिलते हैं